MHI 01। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मायन सिविलाइजेशन। वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है, वहाँ के समाज कैसे थे और यह सभ्यता कैसे पतन की ओर गई, इस पर पूरा डिस्कशन जो है हमारा होगा। क्योंकि मायन सभ्यता के बारे में सभी लोगों ने सुना है। एक ऐसी प्राचीन सभ्यता जिसके विषय में वैज्ञानिक बहुत सालों से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक मूवी याद होगी 2012। ये मूवी एक तरीके से मायन कैलेंडर पर ही बेस्ड थी, जिसमें कहा गया था कि एक सर्टेन टाइम पर दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद कैलेंडर बना ही नहीं है। और इस पर मूवीज काफी चली थी। आज जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि भाई मायन सभ्यता बहुत बहुत फेमस सभ्यता है, जो कि अमेरिका की जो प्राचीन मायन सभ्यता है वो ग्वाटेमाला, एक्चुअली ये जो इस तरीके से आप आएंगे तो ये मैक्सिको का जो एरिया है पूरा वाला, यहाँ पर नीचे ग्वाटेमाला और होंडुरास ये सारे देश हैं। तो यहाँ पर ग्वाटेमाला हो गया, मैक्सिको हो गया, होंडुरास हो गया, युकाटन प्रायद्वीप हो गया। यहीं पर ये पूरी मायन सभ्यता जो है यहाँ पर यहीं पर सिचुएटेड थी। तो एक ऐसी समृद्ध और रहस्यमय सभ्यता जो आधुनिक मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास के क्षेत्रों में लगभग 2000 ईसा पूर्व से लगभग 150 ईसा तक ये विकसित रही। और लेकिन जो इसका सबसे प्रमुख काल कहा जाता है वो होता है लगभग 300 एडी से लेकर 900 एडी के बीच में। मतलब 300 एडी से लेकर 900 एडी तक में यह अपने शीर्ष पर थी यह सभ्यता। और इस यहाँ की जो सभ्यता है इसमें खगोल शास्त्र, गणित, वास्तुकला, चित्रलिपि, कला का क्षेत्र, इन सब में असाधारण उपलब्धियां जो है वह देखी गई थी। इस पूरी सभ्यता का जो मुख्य आधार था वह कृषि थी। यह सभ्यता जो है वो कृषि पर आधारित थी। और आपको पता होगा कि यहाँ के पिरामिड काफी प्रसिद्ध हैं, जो मैक्सिको में आप देखते हैं ना, चेचन इट्जा इस तरीके से बना हुआ है चेचन इट्जा। ये मायन सभ्यता के समय ही बनाया गया था और कई लोग इसे मायन सभ्यता का सबसे बड़ा शहर भी मानते हैं। और वर्तमान समय में यूनेस्को में इसको रखा गया है। इसकी हाइट लगभग 42 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पर पर्यटकों को चढ़ने की अनुमति जो है वो दी जाती है। वैसे आप गीजा जाएंगे तो वहां पर चढ़ने की अनुमति नहीं मिलती है। अगर मायन सभ्यता की यहाँ पर बात करें तो मायन सभ्यता की जो पॉलिटी थी या शासन व्यवस्था था, उसमें शहर राज्य था, सिटी स्टेट की एक कॉन्सेप्ट वहां चलता था कि एक विकेंद्रीकृत अर्थात डिसेंट्रलाइज थी। मतलब कई सारे अलग अलग सेंटर्स हुआ करते जो अपने अकॉर्डिंग शासन व्यवस्था चलाते थे। तो कई सारे स्वतंत्र शहर राज्य थे यहाँ पर, जैसे कि तिकल, कालाकुलम, कोपन। और इन सब का अपना एक राजा होता था। इस राजा को काउल हाउ कहा जाता था और इसको ईश्वर का प्रतिनिधि भी यहाँ पर माना जाता था। इसके पास धार्मिक, राजनीतिक और सैन्य शक्तियां हुआ करती थी। जो यहाँ की शासन व्यवस्था है, इसके मामले में एक बात जानते हैं कि यह एक तरीके से पुरुष सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक व्यवस्था को लेके चलता था। तो यहाँ पर जो है शासक सामान्यतः पुरुष हुआ करते थे। एक आधी एग्जाम्पल है जहां पर रानियां शासन करती थी, पर मेनली यहाँ पर जो है वो पुरुष शासक ही हुआ करते थे। और अगर पुरुष शासक की मृत्यु होती थी तो उसका बड़ा बेटा जो है वो सिंहासन पर बैठता था। राजा का बहादुर होना सर्वाधिक जरूरी हुआ करता था, क्योंकि ऐसा ही शासक साम्राज्य का विस्तार कर सकता था, उसकी सुरक्षा कर सकता था। जब हम बात करते हैं राजा के सिंहासन पर बैठने की, तो इसमें एक प्रथा बहुत प्रचलित थी और वह थी बलि प्रथा। मतलब जब भी राजा बनता था कोई, तो वह मानव बलि दिया जाता था। और ये राजा जो है वो अपने अभिजात वर्ग एरिस्टोक्रेसी, उनके माध्यम से, पुरोहितों के माध्यम से शासन करता था। उसकी सेवा में बहुत सारे दास और दासियां होते थे। तो यहाँ पर क्या है कि यह वंशानुगत शासन होता था। बड़ा बेटा राजा बनता था। राज परिवारों के बीच में वैवाहिक और युद्ध संबंधी अलायंस हुआ करते थे। मतलब एक राजा दूसरे राजा के यहाँ शादी करता था और इससे वो अपने क्षेत्र को और बढ़ाता था। कई बार कई सारे शहर राज्य जो हैं उनके बीच में युद्ध की भी अवधारणा हम लोग को देखी गई। ये युद्ध किया करते थे। और ये जो युद्ध का कारण था यह केवल भूमि पर अधिकार नहीं था, मेनली जो ह्यूमन सेक्रीफाइस था, ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ करता था इस समय का। अगर हम बात करें वहां की सामाजिक व्यवस्था अर्थात सोसाइटी की, तो वर्ग विभाजन हमको साफ दिखाई देता है कि यहाँ का जो वर्ग विभाजन था उसमें सबसे ऊपर होता था राज परिवार, जो मेन फैमिली होती थी। इसके अलावा अगला होता था एरिस्टोक्रेसी, फिर होते थे प्रीस्ट या पुरोहित, उसके बाद व्यापारी, कारीगर और कृषक हुआ करते थे, और सबसे नीचे होते थे स्लेव्स या बंधुआ मजदूर। और गुलाम रखने की भी प्रथा जो है उस समय बहुत प्रमुखता से चलती थी। अगर पुरोहितों की स्थिति की बात में हम करें तो जैसे आपने देखा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके अलावा मेसोपोटामिया, चीन, इन सब में आपने देखा कि जो प्रीस्ट होता था उसका सबसे ऊंचा स्थान होता था। ऐसे यहाँ पर भी
पुरोहित वर्ग का समाज में उच्च स्थान हुआ करता था। वे धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे, खगोलीय गणनाएं करते थे और राजा के निर्णयों को धार्मिक वैधता प्रदान करते थे कि भाई अगर गॉड जो है वो कैसा शासन चाहे, कि जो राजा है वो गॉड का प्रतिनिधि है। ऐसे में ये पुरोहित ये बोलते थे कि भाई राजा को ऐसे शासन करना चाहिए। यह पूरी प्रथा वहां चलती थी। धर्म और मानव बलि की बात करें तो भाई मान जो मायन सभ्यता थी वहां का जो मेन सेंटर पॉइंट था वह था धर्म। तो वह धार्मिक एक तरीके से सभ्यता हुआ करती थी। अनेक देवी देवताओं की पूजा होती थी जिसमें सूर्य देव, चंद्रमा की देवी, वर्षा देवी, मक्का देवता, इन सब की वहां पर पूजा होती थी। मानव बलि के बारे में मैंने आपको बताया कि यह सबसे प्रमुख होता था और युद्ध करके मानवों को लाके उनकी बलि देती थी और माना जाता था कि भाई इससे हमारे जो पूरा समाज है उसका विकास जो है वो अच्छे से हो पाएगा। इसके अलावा अपने बॉडी के ब्लड को भी ईश्वर को दान करना किया जाता था, जिससे माना जाता कि भाई इससे ईश्वर जो है वो प्रसन्न होते थे। शिल्प और विज्ञान में बहुत उत्कृष्ट प्रगति इस समय के लोगों ने की थी। खगोलविद, गणितज्ञ इस समय लोग हुआ करते थे और जीरो की अवधारणा भी माना जाता था कि यहाँ पर विकसित हुई थी और इन्होंने एक कैलेंडर बताया था। और माया सभ्यता का यह कैलेंडर अलग अलग तरह के धार्मिक त्योहारों, खगोलीय घटनाओं का वर्णन यहाँ पर मिलता है। और इसमें माया सभ्यता का जो कैलेंडर है उसको लेकर जैसे मैंने आपको कहा कि भविष्यवाणी की गई थी कि भाई 2012 में दुनिया का खात्मा हो जाएगा, जिस पर मूवी बनी हुई थी। अगर हम बात करें माया सभ्यता के पतन की, भाई क्यों और कैसे हुआ, तो इसको लेकर अभी वैज्ञानिकों में एक राय नहीं है, क्योंकि अचानक से यह सभ्यता जो है वो खत्म हो गई। क्यों खत्म हुई इसके विषय में कोई नहीं था, पर सभी ये मानते हैं कि 11वीं शताब्दी से इनका पतन जो है वो शुरू हो चुका था। कई लोग मानते हैं कि भाई पर्यावरणीय विनाश जो है एक प्रमुख कारण था, कि बहुत सारे वन की कटाई हुई, कृषि भूमि का अत्यधिक दोहन होना शुरू हो गया। इस वजह से वहां पर खाद्यान्न संकट हुआ और सभ्यता को कहीं और शिफ्ट करना पड़ा। इसके अलावा सूखा और जल संकट ये एक प्रमुख चीज मानी जाती है कि भाई जलवायु परिवर्तन हुआ और लंबी अवधि के लिए सूखे पड़ने लगे, जैसे में ऐसे में जल स्रोत जो है वो प्रभावित हुए। क्योंकि माया सभ्यता कृत्रिम जलाशयों पर आधारित होते थे, ऐसे में जब वर्षा बंद हो गई तो पानी की कमी हो गई और जनजीवन प्रभावित हो गया। बहादुर राजाओं की कमी हुई, इस वजह से राजनीतिक अस्थिरता आई और बाद में युद्ध बहुत ज्यादा होने लगे। इस वजह से जो शहर राज्य थे वो बहुत कमजोर हो चुके थे और उस वजह से आंतरिक विद्रोह शुरू हुआ और उस असंतोष ने शासन व्यवस्था को पूरी तरीके से अस्थिर कर दिया। अब आर्थिक संकट भी हुआ, क्योंकि व्यापारिक जो मांग हुआ करते वो टूटने शुरू हो चुके थे, उत्पादन में गिरावट आनी शुरू हो चुकी थी और युद्ध की वजह से सामाजिक असंतुलन भी वहां पर आ गया और यह एक तरीके से वहां की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। जब अर्थव्यवस्था चरमरा गई तो फिर वहां के सभ्यता का अंत होना ही जरूरी हो गया था। इसके अलावा धार्मिक विश्वासों पर संकट, जब आपदाएं आने लगी लोग ईश्वर से मदद मांगने लगे, पर ईश्वर जो है उनकी प्रार्थनाओं को सफल नहीं किया और जब प्रार्थनाएं विफल हुई तो धार्मिक विश्वास टूटने लगा और जब धार्मिक विश्वास, चूंकि मैंने जैसे पहले कहा कि धर्म जो है वो इन सभ्यता का सेंटर पॉइंट होता था और जब सेंटर पॉइंट ही बिखर गया तो सामाजिक ढांचा भी क्या होगा, वह भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा और वो यहाँ होते हमको दिखाई दिया। तो अगर हम बात करें तो माया सभ्यता जो है एक ऐसी सभ्यता थी जो लगभग लगभग 2000 साल तक रही और खासकर 3300 एडी से लेकर 900 एडी तक ये अपने चरमोत्कर्ष पर रही। यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण, यह सब कुछ हुआ करते थे और मानव इतिहास में ऐसी संस्कृति उन्होंने छोड़ी जिसके विषय में हम आज भी बात करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम पर्यावरण को वहां बचाए नहीं, तो पर्यावरण अवनति के कारण राजनीतिक अस्थिरता, जलवायु संकट, इन सब की वजह से उस सभ्यता का पतन हुआ। इसके खंडहर आज भी हमको यह बताते हैं कि कितनी महान सभ्यता ये हुआ करती थी। चिचेन इत्जा, जो मैंने आपको बताया कि पिरामिड हुआ करता था, वो सब इसके महान अतीत की गवाही हमको देते दिखाई देते हैं। दोस्तों यह था मायन सभ्यता। इस पर क्वेश्चन जरूर पूछता है आप लोगों से। अभी मैं एसटेक पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि वहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य आता है। तो आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को हमारे शेयर करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में और किसी और टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।